पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था सन 1900 के आसपास। उससे पहले हम डील करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो बेसिकली हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ के, जिसमें हम डील करते हैं मास की, फोर्स की, वेलोसिटी, स्पीड, मास, एनर्जी एक्सेट्रा। हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं एंड विच इज रेफर टू एज द क्लासिकल मैकेनिक्स। बट इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनका डायमेंशन बड़ा होता है, हम उस लेवल पर ही क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। अगर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर हमें अप्लाई करना है एटॉमिक स्केल पे, अगर हमें उसे एटम, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर अगर हमें उसकी बात करनी है, तो वहां जाके क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। सो द वर्ल्ड्स ऑफ द एटम, तो एटम के बारे में हम बात क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करनी होती है तो हम पार्टिकल पोजीशन या मासिव पार्टिकल के बारे में उनकी बात करते हैं। बट अगर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा अगर हमें एटॉमिक लेवल की बात करनी होती है तो क्लासिकल मैकेनिक्स उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो फिर हमें एटम की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नए कंसेप्ट और एक डिफरेंट लैंग्वेज की जरूरत हुई। और इसी खोज के लिए अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप ने एक आइडिया फॉर्मुलेट किया इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के मध्य में कुछ लोगों के समूह ने एक नया आइडिया जनरेट किया टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी उन्होंने एक एटॉमिक लेवल पर स्टडी करने के लिए कुछ आइडिया उनके द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल वर डब्ल्यू हाइसेनबर्ग, ई श्रोडिंगर, पी.एम. डिराक, डब्ल्यू पॉली एंड एम बॉर्न। इन साइंटिस्ट ने मिलके एक लैंग्वेज डेवलप की टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक लेवल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट से पहले कुछ पहेलियां थी फिजिक्स की, जिन पहेलियों में हम बात करते हैं, जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली अनेबल थे। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक आयरन का टुकड़ा जब हम इसको गर्म करते हैं तो पहले तो ये रेड होता है, उसके बाद में इसका कलर येलो हो जाता है, देन ये वाइट हो जाता है। सो इस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट मिलती है तो उनकी इरेगुलर मोशन होती है, उनके अंदर ट्रांजिशन होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ये कुछ हम राइडल्स की बात कर रहे हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट से पहले एक पहेली थी। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो कॉपर और सिल्वर मेटल है जबकि ऑक्सीजन एक गैस है, ऐसा क्यों है? तीसरी पहेली की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी सॉलिड से डिफरेंट होती है। जैसे कि रॉक यानी कि पत्थर की अलग प्रॉपर्टी होगी और मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, ऐसा क्यों होता है? उसी प्रकार से हम कहते हैं कि सोडियम गैस को जब हम गर्म करते हैं तो वो येलो लाइट एमिट करता है, इसका रीजन भी नहीं दिया गया था। और why is the size of the atoms about 100 millionth of a finger's breadth, कि एक एटम का जो साइज है हमारी फिंगर की ब्रेथ का 100 मिलियंथ पार्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी उसके द्वारा नहीं बताया गया था। सो इन सब पहेलियों को सुलझाया गया था क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। यहाँ पे अब हम आगे बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की। यहाँ पे हम उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कुछ 1 या 2 साल की बात नहीं है, इसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा है। अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ईयर 1900 से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। तो सन 1900 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया गया था प्लांक के द्वारा, साइंटिस्ट मैक्स प्लांक के द्वारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, और उस पेपर का नाम था ऑन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ वीन्स इक्वेशन फॉर द स्पेक्ट्रम। आपने सुना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, कृष्णिका विकिरण, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा
इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण के बारे में व्युत्पत्ति दी गई थी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल पार्ट है। अब हम आगे बात करते हैं मैक्स प्लांक के दूसरे पेपर की। तो मैक्स प्लांक ने एक और पेपर डेवलप किया था जिसमें उन्होंने बात की थी एनर्जी स्पेक्ट्रम की, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, और उस पेपर का नाम था ऑन द थ्योरी ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द नॉर्मल स्पेक्ट्रम, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किसी दोलक की ऊर्जा सतत नहीं होके विविक्त होती है, यानी कि वो कुछ पैकेट्स के रूप में होती है। किसी दोलक की ऊर्जा कुछ पैकेट्स के रूप में होती है जिनकी एनर्जी किसी मिनिमम एनर्जी का मल्टीपल होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो दोलक होता है उसकी ऊर्जा विविक्त होती है। सो ये हमारे पूरी अभी तक की रिसर्च का एक मोस्ट एसेंशियल पॉइंट था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एनर्जी जो होती है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और यहाँ से उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया था प्लैंक्स कांस्टेंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं H से, और जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 6.65 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ अर्ग सेकेंड। अगर हम जूल्स में बात करें तो 6.65 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर हम इस कांस्टेंट को उस दोलक की आवृत्ति से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस दोलक की ऊर्जा मिलती है। तो मैक्स प्लांक के द्वारा अपने दूसरे सब्सिक्वेंट पेपर में, पहले पेपर में तो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, और अपने दूसरे पेपर में उन्होंने बताया था कि दोलक की ऊर्जा विविक्त होती है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी तक ये कंसीडर करते थे कि दोलक की मतलब एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वहां पे इस कंसेप्ट को बिल्कुल डिफरेंटली प्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे ये बताया गया मैक्स प्लांक के द्वारा कि दोलक की ऊर्जा विविक्त होती है। और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट डेवलप किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स साइंटिस्ट के नाम पर इस कांस्टेंट का नाम दिया गया, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.65 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसको अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस दोलक की ऊर्जा मिलती है। और मैक्स प्लांक को अपनी इस डिस्कवरी के लिए, जिनमें उन्होंने बताया था एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, न कि कंटिन्यूअस होती है, न कि सतत होती है। और मैक्स प्लांक को अपनी इस खोज के लिए सन 1918 में नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था, और उनका जो नोबेल लेक्चर था उसका नाम था द जेनेसिस एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम थ्योरी। तो सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट की एक नींव रखी गई थी, जिसमें उनका पहला पेपर था, उसमें उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, कृष्णिका विकिरण के बारे में बताया था, और जो उनका दूसरा पेपर था उसमें उन्होंने ये बताया था कि दोलक की ऊर्जा कंटिन्यूअस नहीं होकर डिस्क्रीट होती है। तो सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा ये दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिस्कवरी की गई थी क्वांटम मैकेनिक्स की नींव के लिए, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं ईयर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया, अपने रिसर्च का एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम था ऑन अ ह्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द क्रिएशन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर उन्होंने लाइट को एक क्वांटा के रूप में प्रेजेंट किया था, और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट द्वारा लाइट के क्वांटा का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन किया गया, और उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। साथ ही उन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन, कि अगर हम किसी मेटल पे लाइट डाल रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ईयर 1905 में दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बताई, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन की बात की, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, और प्रकाश विद्युत प्रभाव यही बताता है कि जब हम किसी धातु की सतह पे एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी
is allowed to fall on the surface of the metal then it emits the electrons. So यहाँ से उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो इमिशन हो रहा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, बट लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उनको उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। उनको ये नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिस्कवरी के लिए, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे हम बात करते हैं, अभी तक हमने 2 ईयर की बात करी, दैट वाज द ईयर 1900 एंड द ईयर ऑफ 1905। अब हम बात कर रहे हैं सन 1913 की। सन 1913 में नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बात की थी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें उन्होंने परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में बात की थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के इंटरप्रिटेशन की उन्होंने बात की है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बामर सीरीज के बारे में जानते हैं। हालांकि इस स्पेक्ट्रा की बात एक्सपेरिमेंटल स्टडी सन 1860 में ही स्टार्ट हो गई थी और 1885 में ही बामर नाम के साइंटिस्ट ने इसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया था और जिसे हम बामर सीरीज के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर लेवल से लोअर लेवल में तो हमें कुछ सीरीज मिलती है जिन्हें हम बामर सीरीज कहते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन नील्स बोर के द्वारा दिया गया था सन 1913 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्रोटॉन, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा देते हैं -e²/a से, उसकी गतिज ऊर्जा हम देते हैं e²/2 से, और उसके बंधन ऊर्जा दी जाती है e²/2 से। तो इस प्रकार जब किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था ये वाला, और उन्होंने ये बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित की जा रही है वो ऊर्जा है τh के बराबर। जहां पे उन्होंने यहाँ पे टॉ की बात की थी, एक कोई नंबर है, और h जो है प्लांक्स कांस्टेंट जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा h की डिस्कवरी की गई थी, दैट वाज 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसके द्वारा जो एनर्जी एमिट की जा रही है दैट इज द τh0, और यहाँ से उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो लाइट हमें यहाँ पे एक लाइट मिलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडिएशंस हमें मिलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इस फॉर्मूले के द्वारा उसकी हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी बामर के द्वारा कर लिया गया था ये उस डेटा से परफेक्टली मैच कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ईयर 1913 की, जिसमें नील्स बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात की थी, बट बामर ने ऑलरेडी उसका एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। तो यहाँ पे जो नील्स बोर के द्वारा जो ये फॉर्मूला दिया गया है फ्रीक्वेंसी के लिए, ये फॉर्मूला कंप्लीटली मैच किया था नील्स बामर के द्वारा प्रेजेंट की गई एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। सो 1920 में नील्स बोर को अपने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, और किसी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उसकी स्टडी के लिए, और उनका जो नोबेल लेक्चर था उसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब आगे हम बात करते हैं ईयर 1914 की। तो सन 1914 में फ्रैंक और हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन द एक्साइटेशन ऑफ 2536 एंगस्ट्रॉम मर्क्यूरी रेजोनेंस लाइन बाय इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन। तो फ्रैंक और हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि परमाणुओं की ऊर्जा विविक्त होती है। डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ एटम्स के बारे में फ्रैंक और हर्ट्ज के नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने बात की थी। हालांकि इसकी परिकल्पना सन 1913 में नील्स बोर ने पहले ही प्रेजेंट कर दी थी, और उनकी इस डिस्कवरी के लिए उनको 11 साल के बाद में फ्रैंक और हर्ट्ज ने सन 1925 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्राप्त किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ द गवर्निंग द
इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन एन एटम, कि जब किसी एटम पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो हम देख रहे हैं एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी की उन्होंने बात की थी। अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं 1917 की। सन 1917 में एक पेपर आया जिसका नाम था ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसमें आइंस्टाइन ने स्टिम्युलेटेड इमिशन की बात की और जिसमें हम जानते हैं आइंस्टाइन के दो कोफिशिएंट्स है वेरी वेल नोन, ए और बी, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। सन 1922 ईयर 1922 में स्टर्न गल्लाक नाम के साइंटिस्ट ने कंफर्मेशन ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन की बात की है। और सन 1923 में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पटन ने किसी भी सॉलिड मटेरियल से एक्सरे के स्कैटरिंग की स्टडी की। हम सभी जानते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जहां से हम कॉम्पटन वेवलेंथ की हम बात करते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट हम निकालते हैं। तो वहां उसकी डिस्कवरी हुई थी 1923 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, किसी सॉलिड मटेरियल से एक्सरेज के इंटरेक्शन की उन्होंने स्टडी की थी और उनको इस डिस्कवरी के लिए 1927 ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया था और इसका नाम और इस एक्सपेरिमेंट का नाम उनके नाम पे रखा गया था, दैट वाज द कॉम्पटन इफेक्ट। हम आगे और बढ़ते हैं ईयर 1924 में। ईयर 1924 में अगेन एक रिसर्च पेपर सबमिट किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा और उसका नाम था इन्वेस्टिगेशंस ऑन क्वांटम थ्योरी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव्स के आइडिया को प्रेजेंट किया था। हम जानते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में। डी ब्रोगली परिकल्पना में क्या कहा जाता है कि हर मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होती है, कि गतिशील इलेक्ट्रॉन के संगत एक तरंग होती है। तो उसी आइडिया को ईयर 1924 में डी ब्रोगली ने अपने रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव्स के कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था। साथ ही उन्होंने डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली तरंग की बात की थी। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू द एच अपॉन पी। तो यहाँ पे उन्होंने बात की थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, कि मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक तरंग होती है और उनको अपनी इस खोज के लिए ईयर 1929 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के तरंग प्रकृति की खोज। इसके लिए उन्हें सन 1929 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आगे हम बात करते हैं ईयर 1925 में। 1925 में पॉली ने बात की थी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक कंसेप्ट और प्रेजेंट किया था इलेक्ट्रॉन के फोर्थ क्वांटम नंबर का, इलेक्ट्रॉन के चौथे क्वांटम संख्या की यहाँ पे उन्होंने बात की थी और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की यहाँ पे उन्होंने बात की थी और उनकी इस खोज के लिए उन्हें सन 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। फिर हम आगे बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के दौरान जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो खोज हुई थी सन 1925 से 1928 के तक, जिसमें हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी फॉरवर्ड की थी दैट वाज द क्वांटम theoretical mechanics based exclusively on relationships between quantities observable and principal। इस हाइजेनबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में कुछ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में होने वाली अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था। हालांकि हम इस थ्योरी के बारे में आगे अपने लेक्चर्स के में बात करेंगे, यहाँ पे हम उसका केवल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो 1925 में हाइजेनबर्ग ने अपने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था और इस थ्योरी में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेवलप किए गए थे टिल द ईयर ऑफ द 1928। फिर आगे हम बात करते हैं 1927 ईयर में। तो 1927 में डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने जीपी थॉमसन के साथ में मिलकर मेटल फॉइल से डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने, हमने अभी जो बात की थी डी ब्रोगली वेव्स की, डी ब्रोगली वेव्स में हमने बताया था कि हर गतिशील इलेक्ट्रॉन के संगत एक तरंग होती है, यानी कि डी ब्रोगली वेव्स होती है। उन डी ब्रोगली वेव्स को उन्होंने वहां पे थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे उनका एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंटेशन डेविसन जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा जीपी थॉमसन के साथ मिलके उसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात की थी और साथ ही डी ब्रोगली वेव्स के कंसेप्ट को अप्रूव किया था। और उनकी इस स्टडी के लिए उन्हें 10 साल के बाद में 1937 में नोबेल प्राइज दिया गया था
फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द क्रिस्टल, कि क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की खोज के लिए उन्हें यह नोबेल प्राइज मिला था। आगे अगर हम बात करते हैं तो सन 1928 में गमाऊ जर्मनी में और गुर्ने और कॉन्डोर ने यूएसए में क्वांटम मैकेनिक्स की पहली एप्लीकेशन की बात की, जिनका नाम था बैरियर लीकेज इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सम एलिमेंट्स इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, जिसमें उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की न्यूक्लियर फिजिक्स की अप्रोच के बारे में उन्होंने बात की थी। तो सन 1928 में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पहले एप्लीकेशन को देखा, जिसमें उन्होंने अपने इस फैक्ट को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने बताया था कि एन अल्फा पार्टिकल कैन रिमेन इनसाइड अ न्यूक्लियस फॉर अबाउट 10 to the power 9 years बिफोर इट कम्स आउट, कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर 10 to the power 9 years तक रह सकता है जब तक उसे बाहर नहीं आता है। तो इसके लिए 1952 में कॉन्डोन ने लिखा था कि ये जो बैरियर लीकेज नाम का आइडिया जो डेवलप किया गया था इनके द्वारा, वो एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स की न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, एंड दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। आगे सन 1931 में पॉली ने एक्सप्लेन किया था बीटा रे स्पेक्ट्रम, जिनके द्वारा हमने न्यूट्रिनो के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा, यानी कि न्यूट्रिनो के एग्जिस्टेंस की बात की गई थी पॉली के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कंटिन्यूअस बीटा रे स्पेक्ट्रम के लिए। फर्दर 1934 में फर्मी ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी बीटा डिके के लिए। तो इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट